वर्धनम एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम लोग राइट टू प्राइवेट डिफेंस के बारे में बात करेंगे, यानी कि निजी प्रतिरक्षा का अधिकार के बारे में बात करेंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि किसी व्यक्ति के शरीर की या जो संपत्ति है उसके विरुद्ध जो अपराध होते हैं उसके संबंध में सुरक्षा करना राज्य का उत्तरदायित्व है। लेकिन राज्य हर जगह एक पुलिस ऑफिसर प्रोवाइड नहीं कर सकता, एक सुरक्षा कर्मी प्रोवाइड नहीं कर सकता कि हर जगह हर व्यक्ति की वो सुरक्षा करे। ऐसी स्थिति में आवश्यक हो जाता है कि हर व्यक्ति को कुछ अधिकार मिलने चाहिए, जिस अधिकार से वो क्या कर सकता है, अपनी सुरक्षा कर सकता है, अपने शरीर की सुरक्षा करे या अपनी प्रॉपर्टी की सुरक्षा करे। ऐसे अधिकारों को हम प्राइवेट निजी प्रतिरक्षा राइट टू प्राइवेट डिफेंस कहते हैं, यानी कि निजी प्रतिरक्षा का अधिकार कहते हैं, जिस अधिकारों का प्रयोग करके व्यक्ति अपनी शरीर की सुरक्षा कर सकता है या अपनी संपत्ति की सुरक्षा कर सकता है। ऐसे ही अधिकार आईपीसी के अंतर्गत व्यक्ति को मिले हैं। अब ये क्या क्या अधिकार हैं, इन अधिकारों का विस्तार कहां तक है वो हम देखेंगे। तो आईपीसी के चैप्टर नंबर 4 में सेक्शन 96 से 106 धारा 96 से लेकर के धारा 106 तक प्राइवेट प्रतिरक्षा निजी प्रतिरक्षा के बारे में बात की गई है कि राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस क्या है और राइट टू प्राइवेट डिफेंस किन किन मामलों में प्राप्त है और कहां तक प्राप्त है, कितना विस्तार तक राइट टू प्राइवेट डिफेंस है। अब इस संबंध में सेक्शन 96 कहता है नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन इन द एक्सरसाइज ऑफ राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। धारा 96 कहती है कि कोई बात अपराध नहीं है, नथिंग इज एन ऑफेंस, कोई बात अपराध नहीं है जो प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार के प्रयोग में की जाती है। यानी कि धारा 96 उन सभी बातों को अपराध की श्रेणी से बाहर ले आती है जो बातें निजी प्रतिरक्षा के अधिकार में की जाती हैं। यानी कि हर व्यक्ति को निजी प्रतिरक्षा का अधिकार है और उस अधिकार में वो कुछ कार्य करता है तो वो अपराध की श्रेणी में नहीं माना जाएगा। यह है सेक्शन 96 धारा 96। अब हम बात करते हैं कि हमने कह दिया कि निजी प्रतिरक्षा है। अब निजी प्रतिरक्षा किसके विरुद्ध, किसके लिए है? संपत्ति के लिए है, शरीर के लिए है, अपने शरीर के लिए है, दूसरे के शरीर के लिए है, अपनी ही प्रॉपर्टी के लिए है या दूसरे की प्रॉपर्टी के लिए है। ये सभी बातें हमारी बताती हैं धारा 96 धारा 97 कहती है सेक्शन 97। अब देखिए सेक्शन 97 कहती है, सेक्शन 97 कहता है राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ बॉडी एंड ऑफ प्रॉपर्टी, यानी कि निजी प्रतिरक्षा का अधिकार शरीर के विरुद्ध और संपत्ति के विरुद्ध। अब देखते हैं 96 सेक्शन 97 इंग्लिश में और हिंदी में दोनों को देखते हैं कि क्या कहती है। सेक्शन 97 कहता है एवरी पर्सन हैज राइट सब्जेक्ट टू द रिस्ट्रिक्शन कंटेन्ड इन सेक्शन 99 टू डिफेंड। धारा 97 कहती है कि हर व्यक्ति को अधिकार है टू डिफेंड, प्रतिरक्षा करने का। हर व्यक्ति को प्रतिरक्षा का अधिकार है, लेकिन सब्जेक्ट टू रिस्ट्रिक्शन कंटेन्ड इन सेक्शन 99, धारा 99 के निर्बंधनों के अधीन रहते हुए हर व्यक्ति को प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार है। यानी कि धारा 99 में कुछ सीमाएं बताई गई हैं, कुछ रिस्ट्रिक्शन बताए गए हैं। उस रिस्ट्रिक्शंस, उस सीमाओं के अधीन रहते हुए हर व्यक्ति को प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार है। अब ये प्राइवेट प्रतिरक्षा क्या है, प्राइवेट डिफेंस क्या है, किसके विरुद्ध है, ये देखिए तो सेक्शन 97 का जो फर्स्ट क्लॉज है, जो पहला क्लॉज है, वो कहता है एवरी पर्सन हैज राइट टू डिफेंड हिज ओन बॉडी। हर एक व्यक्ति को अधिकार है अपनी शरीर के लिए एंड द बॉडी ऑफ अदर पर्सन अगेंस्ट एनी ऑफेंस अफेक्टिंग द ह्यूमन बॉडी। प्रथम खंड कहता है, धारा 97 का प्रथम खंड कहता है कि हर एक व्यक्ति को अधिकार है मानव शरीर पर प्रभाव डालने वाले किसी अपराध के विरुद्ध अपने शरीर की प्रतिरक्षा करे और किसी अन्य व्यक्ति की शरीर की प्रतिरक्षा करे। धारा 97 का जो पहला खंड है वो ये कहता है कि हर एक व्यक्ति को यह अधिकार है, क्या अधिकार है, कि जो भी ऐसा अपराध है, जो भी ऐसा कार्य है जो मानव शरीर के विरुद्ध अपराध है,
उन अपराधों के लिए वो अपने शरीर की प्रतिरक्षा कर सकता है और साथ ही साथ वह दूसरे व्यक्ति के शरीर की भी प्रतिरक्षा कर सकता है। जैसे उदाहरण के लिए लेते हैं, मान लीजिए कोई पर्सन है ए और इस व्यक्ति पर दूसरा व्यक्ति है बी, जो गलत तरीके से इलीगली बी पर क्या करता है, हमला करता है। बी पे एक पर्सन है ए, दूसरा है बी, बी क्या करता है, ए पर हमला करता है। अब ए को यह अधिकार है कि वो क्या करे, इस हमला से, इस असॉल्ट से अपनी रक्षा करे। यहाँ पे बी को अधिकार दिया गया क्योंकि यहाँ पे ए को अधिकार दिया गया क्योंकि बी क्या कर रहा है, ए पे प्रहार कर रहा है। तो एक तो बात ये हो गई कि किसी व्यक्ति को अपने शरीर की प्रतिरक्षा करने का अधिकार है। दूसरा 97 ये कहता है कि अपने शरीर की प्रतिरक्षा कर सकता है और साथ साथ में वो दूसरे व्यक्ति के भी शरीर की प्रतिरक्षा कर सकता है। जैसे कि हम माने ए एक पर्सन है, अब ए जो है ये कहीं मार्केट में जा रहा था, इसने देखा कि एक दूसरा पर्सन है सी और सी पर बी क्या कर रहा है, प्रहार कर रहा है। बी जो है सी पर हमला कर रहा है, बी जो है सी को मार रहा है। यहां पर ए को यह राइट है, यह अधिकार है कि वो क्या करे, सी की भी सुरक्षा कर सकता है। यानी कि 97 कहता है कि हर एक व्यक्ति को अधिकार है कि वो अपने शरीर की सुरक्षा करे और दूसरे व्यक्ति की शरीर की सुरक्षा कर सकता है। और सुरक्षा किन बातों से कर सकता है, वो बातों से जो शरीर के विरुद्ध अपराध है। अब शरीर के विरुद्ध अपराध क्या है, ये आईपीसी के चैप्टर नंबर 16 में बताया गया है कि कौन कौन से ऐसे कार्य हैं जो शरीर के विरुद्ध अपराध माने जाते हैं, जैसे कि हत्या, डावरी डेथ, किडनैपिंग, अबडक्शन, हर्ट, ग्रेवियस हर्ट, ये सारे जो ऑफेंस है वो शरीर के विरुद्ध हैं। तो इन सभी ऑफेंस के विरुद्ध क्या कर सकता है, कोई व्यक्ति अपने शरीर की सुरक्षा कर सकता है और साथ ही साथ दूसरे व्यक्ति के शरीर की सुरक्षा कर सकता है। नेक्स्ट सेक्शन 97 का जो दूसरा पार्ट है, दूसरा पार्ट क्या कहता है, सेक्शन 97 का दूसरा पार्ट कहता है द प्रॉपर्टी वेदर मूवेबल और इमूवेबल of himself or any other person against any act which is an offense falling under definition of theft, robbery, mischief, criminal trespass, or which is an attempt to commit theft, robbery, mischief और criminal trespass। अब धारा 97 का दूसरा खंड देखिए हिंदी में क्या कहता है, किसी ऐसे कार्य के विरुद्ध जो चोरी, लूट, रिष्ट, आपराधिक अत्याचार की परिभाषा में आने वाला है, या जो चोरी, लूट या रिष्ट या आपराधिक अत्याचार करने का प्रयत्न है, अपनी या अन्य व्यक्ति की चाहे जंगम या स्थावर संपत्ति की प्रतिरक्षा करे। अब धारा 97 का जो दूसरा खंड है वो किसी व्यक्ति को यह अधिकार देता है कि वो संपत्ति के लिए भी क्या कर सकता है, सुरक्षा कर सकता है। अब जो अपराध संपत्ति के विरुद्ध है, जैसे संपत्ति के विरुद्ध कौन कौन से अपराध होते हैं, चोरी संपत्ति के विरुद्ध है, लूट संपत्ति के विरुद्ध है, रिष्ट और आपराधिक अत्याचार, ये सारे अपराध संपत्ति के विरुद्ध हैं। अगर जो ये अपराध हो रहा है या इन अपराध का होने का प्रयत्न हो रहा है तो व्यक्ति को ये पूरा अधिकार है कि वो क्या करे, अपनी संपत्ति की सुरक्षा करे। और साथ ही साथ 97 का जो क्लॉज 2 है वो कहता है अपनी शरीर की, अपने संपत्ति की प्रतिरक्षा करे या अन्य व्यक्ति की, वो दोनों की संपत्तियों की बात करता है। वे व्यक्ति को अधिकार है कि अपनी संपत्ति की भी सुरक्षा करे और दूसरे व्यक्ति की संपत्ति की भी सुरक्षा कर सकता है। अब संपत्ति दो तरीके की होती है, चल और अचल, जंगम और स्थावर। तो सेक्शन 97 जंगम और स्थावर यानी कि चल और अचल दोनों संपत्तियों को शामिल करता है। यानी कि व्यक्ति चाहे संपत्ति चल हो चाहे संपत्ति अचल हो, उसकी वो सुरक्षा कर सकता है। और सुरक्षा किसकी करेगा, अपनी भी संपत्ति की कर सकता है और किसी अन्य व्यक्ति की संपत्ति की सुरक्षा कर सकता है। जैसे कि मान लीजिए एक पर्सन है ए, अब ये देख रहा है कि जो बी है वो बी किसी थर्ड पर्सन यानी कि सी की संपत्ति की चोरी कर रहा है। ऐसे मामले में ए का ये अधिकार है
कि वो बी को पकड़ ले या इस सी की जो बी है बी को इस बात को रोके कि सी की संपत्ति की चोरी न करे। यहां पर हर व्यक्ति को राइट दिया गया है कि अपनी ही संपत्ति की सुरक्षा करे या दूसरे व्यक्ति की संपत्ति की सुरक्षा करे। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि अगर जो मान लीजिए कोई पर्सन ऐसा है जो इंसेन है या बच्चा है। अब इंसेन यानी कि पागल व्यक्ति अपराध नहीं कर सकता। सेक्शन 94 में जो इंसेन पर्सन है, जो चित्त विकृत व्यक्ति हैं, उनको प्रोटेक्शन दिया गया है, उनको किसी अपराध के लिए लायबल नहीं माना गया है जब वो इंसैनिटी के दौरान कोई कार्य करते हैं। अब मान लीजिए कोई ऐसा पर्सन है जो इंसान है और उसी स्थिति में, इंसैनिटी की स्थिति में, अपनी चित्त विकृति की स्थिति में किसी पे हमला करता है, तो क्या उसको राइट टू प्राइवेट डिफेंस होगा या नहीं होगा? इस बारे में प्रावधान करता है सेक्शन 98 धारा 98। धारा 98 कहता है when an act which would otherwise be a certain offense is not that offense by reason of the youth or the want of maturity of understanding, the unsoundness of mind, or the intoxication of the person doing that act, or by reason of any misconception the part of that person, every person has the same right of private defense against that act which he would have of the act were that offense। सेक्शन 90 से 98 कहता है कि अगर जो कोई व्यक्ति कोई कार्य कर रहा है और वह कार्य उस व्यक्ति के बालपन के कारण या अनसाउंडनेस ऑफ माइंड यानी कि चित्त विकृति के कारण या इंटॉक्सिकेशन यानी कि मत्तता के कारण अपराध नहीं है, तो ऐसे व्यक्ति के कार्य के विरुद्ध भी दूसरा व्यक्ति प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार रखता है। उदाहरण के लिए जैसे एक पर्सन है जेड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ मैडनेस। एक व्यक्ति है जेड जो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ मैडनेस यानी कि जेड एक चित्त विकृत व्यक्ति है, जेड एक ल्यूनेटिक पर्सन है, पागल व्यक्ति है। और ये जेड क्या करता है? अटेम्प्ट्स टू किल ए, जेड ए को मारने का प्रयास करता है। जेड एक इंसान व्यक्ति है, एक चित्त विकृत है और उस इंसैनिटी में ही, उस चित्त विकृति की स्थिति में ही ए को जान से मारने का प्रयास करता है। अब यहां चूंकि ए इंसान पर्सन है, अपने जो एक्ट है, जो कार्य है, उसकी प्रकृति को नहीं समझता है, इसलिए जेड ने कोई ऑफेंस नहीं किया। जेड को सेक्शन 84 आईपीसी का प्रोटेक्शन मिलेगा। लेकिन अब क्वेश्चन ये उठेगा कि जेड तो पागल है और जेड ए को मारने का प्रयास कर रहा है, जान से मारने का प्रयास कर रहा है, तो ए को क्या राइट टू प्राइवेट डिफेंस है? क्या ए को ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध राइट टू प्राइवेट डिफेंस है जो क्या है, जो इंसान है, जो बालक है या जो इंटॉक्सिकेटेड है, जो मत्त है और इस कारण वो अपराध कर ही नहीं सकता? तो सेक्शन 98 ये कहता है कि ऐसे व्यक्ति जो बालपन के कारण या मैडनेस यानी कि चित्त विकृति के कारण या इंटॉक्सिकेशन के कारण या तथ्य के भ्रम के कारण कोई कार्य करते हैं जिस वजह से अपराध नहीं होता, तो ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध भी प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार मिलेगा। जैसे कि दूसरा उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए एक पर्सन है ए अपने ही घर में इंटर कर रहा है, रात को अपने ही घर में इंटर करता है। एक रात को अपने ही घर में प्रवेश करता है ए, और ए को अपने घर में प्रवेश करने का पूरा अधिकार है। अब इसी घर के परिवार का एक दूसरा सदस्य है बी को इस तथ्य का भ्रम होता है, वो ए को लुटेरा समझता है और उस भ्रम में क्या कर देता है, बी पर ए पर हमला कर देता है। इस कंडीशन में भी
बी को प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार प्राप्त होगा। बी ने जो भी एक कार्य किया है, जो भी एक्ट किया है, वो किसी भी अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा। दूसरा उदाहरण लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए एक बच्चा है ए, जिसकी उम्र है 7 साल, जिसकी उम्र है 6 वर्ष। चलिए, इस बच्चे की उम्र कितनी है? 6 ईयर्स, 6 साल है। अब सेक्शन 82 कहता है नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन बाय अ चाइल्ड अंडर 7 ईयर्स ऑफ एज। कोई बात अपराध नहीं है जो 7 वर्ष से कम आयु के शिशु द्वारा की जाती है। क्योंकि ए की एज 6 वर्ष है और ए इसलिए अपराध करने में अक्षम है, ये अपराध कर ही नहीं सकता। अब ए क्या करता है? एक बंदूक उठाता है और भरी हुई पिस्टल है, भरी हुई बंदूक है, और बी पर तान देता है। अब देखा जाए तो सेक्शन 82 ए को प्रोटेक्शन दे रहा है, ए तो अपराध कर ही नहीं सकता है। तो क्या ए के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार बी को होगा या नहीं होगा? तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 98 धारा 98 के अनुसार बी प्राइवेट प्रतिरक्षा का वही अधिकार रखेगा जो अधिकार तब रखता जब ये व्यक्ति अपराध करने के लिए सक्षम होता। यानी कि अगर जो कोई भी व्यक्ति चाहे वो अपराध करने के लिए सक्षम ना भी हो, अगर जो उसके कार्य से किसी को हानि हो रही है तो उस व्यक्ति को निजी प्रतिरक्षा का अधिकार होगा। यहां पर बी को ए के विरुद्ध निजी प्रतिरक्षा का अधिकार प्राप्त होगा। जैसे कि एक एग्जांपल हमने यहां भी लिखा था कि जेड क्या है? पागलपन के असर में ए को मारने का प्रयास करता है, और यहां पर चूंकि जेड पागलपन के असर में ए को मारने का प्रयास करता है तो जेड के द्वारा किया गया कोई भी कार्य अपराध नहीं होगा, लेकिन ए को अभी भी प्राइवेट प्रतिरक्षा उपलब्ध है और ए क्या कर सकता है? अपनी प्राइवेट प्रतिरक्षा में जेड को हार्म पहुंचा सकता है। तो ये हो गया हमारा सेक्शन 98। अब हम बात करेंगे जो प्राइवेट प्रतिरक्षा है, जो निजी प्रतिरक्षा है, इस निजी प्रतिरक्षा की क्या सीमाएं हैं? क्या एब्सोल्यूट है या कुछ सीमाएं हैं? क्योंकि इसी सेक्शन में लिखा हुआ है, सेक्शन 97 में, सेक्शन 97 में लिखा है कि अंडर द सम रिस्ट्रिक्शन ऑफ द सेक्शन 99। ये देखिए सेक्शन 97 में क्या लिखा है? सब्जेक्ट टू द रिस्ट्रिक्शन कंटेन्ड इन सेक्शन 99। यानी कि धारा 99 में निर्बंधनों के अधीन प्राइवेट प्रतिरक्षा है। इसका मतलब धारा 99 प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार पर कुछ सीमाएं अधिरोपित करता है। वो सीमाएं क्या क्या है वो सेक्शन 99 में देखेंगे। धारा 99 सीमाओं को अधिरोपित करता है, निर्बंधनों को बताता है। और धारा 99 कहता है एक्ट अगेंस्ट विच देयर इज नो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस, कार्य जिनके विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार नहीं है। सेक्शन 99 धारा 99 उन चीजों को बताता है, उन कार्यों को बताता है जिन कार्यों के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार प्राप्त ही नहीं होता है। अब वो क्या क्या कार्य हैं? सेक्शन 99 कहता है एक्ट ऑफ पब्लिक सर्वेंट, यानी कि जो कार्य पब्लिक सर्वेंट ने किए हैं उन कार्य के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार नहीं है। सेकंड बात कहता है एक्ट डन अंडर द डायरेक्शन ऑफ पब्लिक सर्वेंट, वो कार्य जो पब्लिक सर्वेंट लोक सेवक के निर्देश पर किए गए हैं उन कार्यों के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार नहीं है। तीसरी बात कहता है देयर इज टाइम टू हैव रिकॉर्स टू द प्रोटेक्शन ऑफ द पब्लिक अथॉरिटी, यानी कि जहां पर पब्लिक अथॉरिटी लोक प्राधिकारियों की सहायता प्राप्त करने का समय है वहां भी निजी प्रतिरक्षा का अधिकार नहीं है। चौथी बात कहता है डू नॉट कॉज एक्सेस हार्म देन इट इज नेसेसरी, और आवश्यकता से अधिक अपहानि भी नहीं की जा सकती है। तो सेक्शन 99 धारा 99 जो निर्बंधन लगाता है वो 4 निर्बंधन है। पहला निर्बंधन, अगर जो कोई कार्य लोक सेवक ने किया है तो उस कार्य के विरुद्ध जो है राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस नहीं है। दूसरा, अगर जो कोई कार्य पब्लिक सर्वेंट के डायरेक्शन पे किया गया है तो वैसी भी स्थिति में राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस नहीं है। तीसरा, अगर जो पब्लिक अथॉरिटी की सहायता प्राप्त करने का समय है तो उस स्थिति में भी राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस नहीं है। और चौथा,
किसी भी व्यक्ति को यह अधिकार नहीं है कि वो एक्सेस में क्या करे, इंजरी कर दे, एक्सेस में क्या करे, वो नुकसान करे, हार्म करे। यानी कि राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस उतना ही प्रयोग करना है जितना कि आवश्यक हो। अब इन चारों पॉइंट को हम डिटेल में देखते हैं। पहला है एक्ट ऑफ पब्लिक सर्वेंट। तो एक्ट ऑफ पब्लिक सर्वेंट, जो पब्लिक सर्वेंट हैं, लोक प्राधिकारी हैं, लोक सेवक हैं, इनके कार्य के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार नहीं है। लेकिन सेक्शन 99 कहता है देयर इज नो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट एन एक्ट। उस कार्य के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार नहीं है विच इज, जो क्या है, डज नॉट रीजनेबली कॉज द अप्रिहेंशन ऑफ डेथ और ग्रेवियस हर्ट। वो कार्य जिस कार्य से डेथ यानी कि मृत्यु, ग्रेवियस हर्ट मीन्स घोर उपहति, वो कार्य जिनसे मृत्यु और घोर उपहति की युक्ति आशंका नहीं है। दूसरा, एक्ट डन और अटेम्प्ट टू डन बाय अ पब्लिक सर्वेंट, और कार्य किसके द्वारा किया गया हो, लोक सेवक द्वारा किया गया हो। कार्य या तो लोक सेवक द्वारा किया गया हो या लोक सेवक द्वारा कार्य करने का प्रयत्न किया गया हो। और तीसरा है एक्ट डन इन गुड फेथ, कार्य क्या है, गुड फेथ में किया गया हो, सद्भाव पूर्वक किया गया हो। एक्ट डन अंडर द कलर ऑफ हिज ऑफिस, और जो कार्य है वो लोक सेवक द्वारा अपने उस कैपेसिटी में किया गया हो, यानी कि अपने पदाभास में किया गया हो। और चौथा है ऑल्दो एक्ट में नॉट बी स्ट्रिक्टली जस्टिफाइड बाय द लॉ, और यद्यपि उस पब्लिक सर्वेंट का कार्य विधि द्वारा न्यायानुमत ना भी हो। अगर जो ये चार कंडीशन है, तो ये 5 कंडीशन ए बी सी डी ई, अगर जो 5 कंडीशन है तो इन 5 कंडीशंस में किसी व्यक्ति को प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार नहीं है। यदि कार्य किसने किया हो, लोक सेवक ने किया हो, कार्य लोक सेवक द्वारा किया गया हो, नंबर 1, नंबर 2, उस कार्य से मृत्यु की या घोर उपहति की आशंका ना हो। तीसरा, कार्य लोक सेवक ने सद्भाव पूर्वक किया हो। चौथा, कार्य लोक सेवक द्वारा अपने उस पब्लिक जो अथॉरिटी है उस कैपेसिटी में किया गया हो, और उस कार्य के विरुद्ध राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस नहीं होगा, चाहे उसका कार्य विधि द्वारा न्यायानुमत ना भी हो। जैसे कि एक पर्सन है ए जो कि पुलिस ऑफिसर है। ये कौन है, पुलिस ऑफिसर है, पुलिस ऑफिसर। अब ये पुलिस ऑफिसर एक व्यक्ति ए को अरेस्ट करता है, पुलिस ऑफिसर जाता है और व्यक्ति ए को अरेस्ट करता है, गिरफ्तार करता है, उसके पास वारंट है और लीगली ऑथराइज्ड है, ए को गिरफ्तार कर रहा है। अब गिरफ्तार करने में पुलिस ऑफिसर ए पर बल प्रयोग कर रहा है, और इस कंडीशन में ए को निजी प्रतिरक्षा का अधिकार नहीं है, भले ही पुलिस ऑफिसर ने बल का प्रयोग गलत तरीके से ही क्यों ना किया हो। कब तक नहीं है, तब तक जब तक कि मृत्यु या घोर उपहति की आशंका ना हो। अगर जो पब्लिक सर्वेंट ने कोई भी कार्य किया है और उस कार्य से मृत्यु या घोर उपहति की आशंका नहीं है, तो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस उसको उपलब्ध नहीं होगा। यानी कि पुलिस ऑफिसर को किसी को भी अरेस्ट कर रहा है और अरेस्ट करने में वो बल का प्रयोग कर रहा है, जो कि बल का प्रयोग उसे नहीं करना चाहिए था, लेकिन बल का प्रयोग ऐसा नहीं है कि मृत्यु की आशंका हो या घोर उपहति की आशंका हो, तो ऐसी दशा में उस पुलिस अधिकारी के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा उपलब्ध नहीं होगी। तो सेक्शन 99 का जो पहला खंड है, पहला जो रिस्ट्रिक्शन है, वो ये बताता है कि किसी भी पब्लिक सर्वेंट के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार नहीं होगा, लेकिन कंडीशन ये है कि उसके कार्य से मृत्यु की आशंका ना हो, घोर उपहति की आशंका ना हो, और लोक सेवक ने वो कार्य अपने उस पदाभास में किया हो, अपनी उस कैपेसिटी में किया हो। फिर चाहे उसका कार्य न्यायानुमत हो या ना हो, उस कार्य के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा उपलब्ध नहीं होगी। अब इसी के साथ ये भी प्रश्न आता है कि सामने वाले व्यक्ति को पता है या नहीं पता है कि वो पब्लिक सर्वेंट है या नहीं है। तो इसी के साथ एक्सप्लेनेशन दिया गया है, कि स्पष्टीकरण दिया गया है, और स्पष्टीकरण कहता है अ पर्सन इज नॉट डिप्राइव्ड ऑफ द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस
against an act done or attempt to be done by a public servant as such unless he knows or has reason to believe that the person doing the act is such public servant। इसका एक्सप्लेनेशन कहता है कि कोई व्यक्ति किसी लोक सेवक द्वारा ऐसे लोक सेवक के नाते किए गए या फिर किए जाने के लिए प्रायश्चित कार्य के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार से वंचित नहीं होता, जबकि वह यह न जानता हो या विश्वास करने का कारण न रखता हो कि उस कार्य को करने वाला व्यक्ति ऐसा लोक सेवक है। इसका एक्सप्लेनेशन, इसका स्पष्टीकरण पहला स्पष्टीकरण कहता है कि अगर कोई व्यक्ति ये नहीं जानता है कि वो पब्लिक सर्वेंट है या उसको विश्वास करने का युक्त कारण नहीं है कि वह पब्लिक सर्वेंट है, तो ऐसी कंडीशन में वो क्या करेगा, प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार का प्रयोग कर सकता है। यानी कि व्यक्ति को ये पता ही नहीं है, अगर जो कोई पर्सन ए है और ये पब्लिक सर्वेंट है और बी को अरेस्ट कर रहा है और बी इस बात को जानता ही नहीं है कि ये पब्लिक सर्वेंट है, उसको मालूम ही नहीं है कि ये पब्लिक सर्वेंट है, तो ऐसी कंडीशन में इसको राइट टू प्राइवेट डिफेंस उपलब्ध होगा, क्योंकि इसे तो पता ही नहीं है, जानता ही नहीं। लेकिन अगर जो बी जानता है या बी को विश्वास करने का कोई आधार है कि ए पब्लिक सर्वेंट है, तो वैसी कंडीशन में राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस बी को उपलब्ध नहीं होगा। लेकिन अगर जो बी नहीं जानता है, बी को विश्वास करने का कारण भी नहीं है कि ए पब्लिक सर्वेंट है, तो ऐसी स्थिति में बी को राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस उपलब्ध होगा। अब दूसरी बात आती है, कार्य पब्लिक सर्वेंट तो नहीं कर रहा है, लेकिन कार्य पब्लिक सर्वेंट के डायरेक्शन पे किया जा रहा है, कार्य पब्लिक सर्वेंट के निर्देश पर किया जा रहा है, तो क्या ऐसे कार्य के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा होगी या नहीं होगी? इस संबंध में बात करता है सेक्शन 99 का दूसरा पैरा। एक्ट डन अंडर द डायरेक्शन ऑफ पब्लिक सर्वेंट, लोक सेवक के निर्देश पर किए गए कार्य। Act done or attempt to be done by the direction of public servant acting in good faith under color of his office। अगर जो कोई कार्य पब्लिक सर्वेंट के डायरेक्शन पर किया जा रहा है, पब्लिक सर्वेंट के निर्देश पर किया जा रहा है और वह पब्लिक सर्वेंट अपनी उस कैपेसिटी में कार्य कर रहा है, तो ऐसे कार्य के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा नहीं होगी। एंड दूसरा एलिमेंट है डज नॉट रीजनेबली कॉज द अप्रीहेंशन ऑफ डेथ और ग्रेवियस हर्ट। लेकिन उस कार्य से, जो कार्य पब्लिक सर्वेंट के डायरेक्शन में किया जा रहा है, उस कार्य से मृत्यु या घोर उपहति की आशंका नहीं होनी चाहिए। एक्ट डन अंडर द डायरेक्शन ऑफ पब्लिक सर्वेंट, और कार्य पब्लिक सर्वेंट लोक सेवक के निर्देश पर किया जाना चाहिए। ऑल्दो दैट डायरेक्शन में नॉट बी स्ट्रिक्टली जस्टिफाइड बाय लॉ, यद्यपि वो ऐसा डायरेक्शन लॉ द्वारा न्यायानुमत नहीं था। यानी कि सेक्शन 99 का दूसरा पैरा कहता है कि अगर जो कार्य पब्लिक सर्वेंट के डायरेक्शन पे किया गया, निर्देश पर किया गया, तो ऐसे कार्य के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा उपलब्ध नहीं होगी। लेकिन कंडीशन ये है कि कार्य जो पब्लिक सर्वेंट है उसके निर्देश पर होना चाहिए, उस कार्य से मृत्यु या घोर उपहति की आशंका नहीं होनी चाहिए, कार्य सद्भाव पूर्वक किया जाना चाहिए, और जिस व्यक्ति ने डायरेक्शन दिया था, निर्देश दिया था, वो पब्लिक सर्वेंट होना चाहिए और वो पब्लिक सर्वेंट की कैपेसिटी में उसको कार्य करना चाहिए। तो ऐसी कंडीशन में, इस स्थिति में राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस उपलब्ध नहीं होगा, चाहे वह कार्य विधि द्वारा न्यायानुमत हो, चाहे वह कार्य विधि द्वारा न्यायानुमत न हो। तो दो चीजें हो गई, नंबर एक, पब्लिक सर्वेंट कार्य कर रहा है तब भी प्राइवेट प्रतिरक्षा नहीं होगी। नंबर दो, जो रिस्ट्रिक्शन है, जो सीमा है, वो ये हो गई, जो कार्य पब्लिक सर्वेंट के डायरेक्शन पे किया जा रहा है उसमें भी प्राइवेट प्रतिरक्षा उपलब्ध नहीं होगी। नेक्स्ट बात, इसका इसी के साथ एक एक्सप्लेनेशन भी जुड़ा हुआ है। एक्सप्लेनेशन कहता है कि अगर जो कोई व्यक्ति यह नहीं जानता है कि कार्य पब्लिक सर्वेंट के डायरेक्शन पे किया जा रहा है, तो ऐसी कंडीशन में उस व्यक्ति को राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस होगा। और अगर जो व्यक्ति ये जानता है कि वो कार्य
पब्लिक सर्वेंट के डायरेक्शन में किया जा रहा है, पब्लिक सर्वेंट के निर्देश पर किया जा रहा है, तब उस कार्य के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा नहीं होगी। देखिए एक्सप्लेनेशन क्या कहता है इसका, सेक्शन 99 का एक्सप्लेनेशन 2 कहता है A person is not deprived of the right of private defense against an act done or attempt to be done by the direction of public servant unless he knows or has reason to believe that the person doing the act is acting by such direction, or unless such person states the authority under which he acts, or if he has authority in writing unless he produce such authority if demand। अब देखिए हिंदी में सेक्शन क्या, इसका स्पष्टीकरण क्या कहता है कि कोई व्यक्ति किसी लोक सेवक के निर्देश से किए गए या फिर किए जाने के लिए प्रायश्चित किसी कार्य के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार से वंचित नहीं होता, जब तक कि वह यह न जानता हो या विश्वास करने का कारण न रखता हो कि उस कार्य को करने वाला व्यक्ति ऐसे निर्देश से कार्य कर रहा है, या जब तक कि वह व्यक्ति उस प्राधिकार का कथन न कर दे जिसके अधीन वह कार्य कर रहा है, या यदि उसके पास लिखित प्राधिकार है तो जब तक कि वह ऐसे प्राधिकार को मांगे जाने पर पेश न कर दे। अब देखिए इसका जो एक्सप्लेनेशन 2 ये कहता है कि अगर जो कार्य पब्लिक सर्वेंट के डायरेक्शन पर किया जा रहा है, निर्देश पर किया जा रहा है, और सामने वाला व्यक्ति यह नहीं जानता है कि वह कार्य पब्लिक सर्वेंट के निर्देश पर किया जा रहा है, तो ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति को राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस होगा। जैसे कि मान लीजिए ए एक पब्लिक सर्वेंट है और इस पब्लिक सर्वेंट ने बी को कुछ डायरेक्शन दिया। एक पब्लिक सर्वेंट है और उस पब्लिक सर्वेंट ने बी को डायरेक्शन दिया और बी उस डायरेक्शन में कार्य कर रहा है। बी उस डायरेक्शन में जैसे सी को अरेस्ट कर रहा है। एक पब्लिक ऑफिसर था जिसने क्या किया, बी को एक पब्लिक सर्वेंट था जिसने बी को डायरेक्शन दिया कि वो क्या करे, सी को गिरफ्तार कर ले, सी को पकड़ ले। पब्लिक सर्वेंट ए, इसने डायरेक्शन दिया बी को कि वो सी को क्या कर ले, अरेस्ट कर ले। यहां जो बी है वो लोक सेवक के डायरेक्शन में काम कर रहा है और बी के कार्य के विरुद्ध सी को प्राइवेट प्रतिरक्षा उपलब्ध नहीं होगी। लेकिन अगर जो सी नहीं जानता है, सी को नहीं मालूम है कि बी ये डायरेक्शन में काम कर रहा है, ये सी को नहीं मालूम है कि बी लोक सेवक के निर्देश पर काम कर रहा है, तो ऐसी कंडीशन में सी को निजी प्रतिरक्षा उपलब्ध होगी। या अगर जो बी ये कहता है कि वो पब्लिक सर्वेंट के निर्देश पर काम कर रहा है, इसके पास कोई अथॉरिटी रिटर्न में है, तो ये अपनी अथॉरिटी इसको दिखाना पड़ेगा। तो सेक्शन 99 का एक्सप्लेनेशन 2 ये कहता है कि कोई भी व्यक्ति अगर जो पब्लिक सर्वेंट के डायरेक्शन में काम कर रहा है, उस कार्य के विरुद्ध किसी भी व्यक्ति को निजी प्रतिरक्षा से वंचित नहीं किया जाएगा जब तक कि वो व्यक्ति यह जानता ना हो कि ऐसा कार्य पब्लिक सर्वेंट के डायरेक्शन में किया जा रहा है। अब नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट इसकी जो रिस्ट्रिक्शन है सेक्शन 99 की, वो कहता है देयर इज नो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस इन केस इन विच देयर इज टाइम टू हैव रिकॉर्स टू द प्रोटेक्शन ऑफ पब्लिक अथॉरिटी। तीसरी जो रिस्ट्रिक्शन है, जो तीसरा निबंधन है, वो ये कहता है कि उस समय प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार नहीं होगा जिस समय किसी व्यक्ति को पब्लिक अथॉरिटी की लोक प्राधिकारी की सहायता प्राप्त करने का समय है। अगर जो किसी व्यक्ति के पास इतना समय है कि लोक प्राधिकारी की सहायता प्राप्त कर सकता है, तब वह व्यक्ति निजी प्रतिरक्षा का उपयोग नहीं करेगा। जैसे कि मान लीजिए ए कोई ऑफेंस कर रहा है और बी के अगेंस्ट कर रहा है, और बी अचानक देखता है कि पास में ही एक पुलिस ऑफिसर सी खड़ा है, सी एक पुलिस ऑफिसर है, और बी के पास इतना समय है कि पुलिस ऑफिसर की सहायता प्राप्त कर सकता है, तो ऐसी कंडीशन में बी को राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस नहीं होगा।
बस सेक्शन 3 ये सेक्शन 99 का पैरा 3 ये कहता है कि अगर जो किसी व्यक्ति के पास इतना समय है कि वो लोक प्राधिकारियों की सहायता प्राप्त कर सकता है तो राइट टू प्राइवेट डिफेंस उसको उपलब्ध नहीं होगा। नेक्स्ट इसका जो सेक्शन 99 का लास्ट पैरा है, लास्ट खंड है, वो ये कहता है डू नॉट कॉज एक्सेस हार्म देन इट इज नेसेसरी। यानी कि जब आप राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस का प्रयोग करेंगे, जब निजी प्रतिरक्षा का अधिकार का प्रयोग करेंगे, उस अधिकार के प्रयोग को करते समय एक्सेस में क्या करेंगे, जो है हार्म नहीं करेंगे। द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस इज इन नो केस एक्सटेंड टू द inflicted of more than harm than it is necessary। सेक्शन 99 का जो चौथा खंड वो कहता है किसी भी दशा में प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार उतनी अपहानि से अधिक अपहानि करने पर नहीं है जितनी प्रतिरक्षा के प्रयोजन से करनी आवश्यक है। सेक्शन 94 कहता है कि उतनी हानि करेंगे जितनी हानि प्राइवेट प्रतिरक्षा के लिए आवश्यक है, आवश्यकता से अधिक अपहानि नहीं की जाएगी। उदाहरण के लिए मान लेते हैं कि एक पर्सन है ए क्या कर रहा है, बी की पिटाई कर रहा है। ए बी की पिटाई कर रहा है, सामान्य तौर से डंडे से बी की पिटाई कर रहा है। पिटाई ऐसी नहीं है कि बी की मृत्यु हो जाए। अब यहां पर बी को राइट टू प्राइवेट डिफेंस है और राइट टू प्राइवेट डिफेंस का कितना है, उतना जितना कि वो उसकी पिटाई से बच सके, लेकिन एक्सेस में राइट टू प्राइवेट डिफेंस का नहीं कर सकता है, निजी प्रतिरक्षा का प्रयोग नहीं कर सकता है। मान लीजिए ए बी की पिटाई कर रहा है, अब ये कहता है कि बस हम निजी प्रतिरक्षा में क्या कर देते हैं, बी की मृत्यु कर देते हैं, डेथ कर देते हैं। तो ऐसी कंडीशन में ये क्या कर जाएगा, अपने जो राइट जो प्राइवेट डिफेंस है उसके राइट्स का जो है एक्सीड कर जाएगा, एक्सेस में प्रयोग करेगा। तो ऐसी कंडीशन में सेक्शन 99 का पैरा नंबर 4 कहता है कि किसी भी कंडीशन में आवश्यकता से अधिक बल का प्रयोग नहीं किया जाएगा, केवल उतने ही बल का प्रयोग किया जाएगा जितना कि निजी प्रतिरक्षा के लिए आवश्यक है। तो ये हमारे आज के सेक्शन थे, सेक्शन 96 से सेक्शन 99। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार के प्रयोग में कब किसी व्यक्ति की मृत्यु की जा सकती है। धन्यवाद।